अब हम लोग क्विकली थोड़ा रिकैप करेंगे जो हमने पिछले बार नवमांशा के बारे में किया था। नवमांशा, पहली बात तो यह है कि नवमांशा जो है सभी वर्गा कुंडलीज में 16 वर्ग कुंडलियां हैं, उसमें नवमांशा को सबसे अधिक महत्व ऋषि पाराशर ने दिया है। और इसका पता चलता है जो अलॉटमेंट ऑफ विंशोपात बल है उससे पता चलता है। जैसे मैंने डेमो क्लास में भी आप लोगों को बताया कि इसे D1 चार्ट को 6 पॉइंट्स हैं षडवर्ग में, 6 डिविजनल चार्ट्स में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविजनल चार्ट्स होते हैं। और उसमें नवमांशा को 5 पॉइंट्स है। और जो सोडस वर्ग है, 16 वर्ग कुंडलियां हैं, उसमें 3.5 बल है और नवमांशा को 3 पॉइंट का बल दिया गया है। बेसिकली नवमांशा जो है वो एक वेटिंग एजेंट है। वेटिंग का मतलब होता है कि नवमांशा के द्वारा ही आपको ये पता चलता है कि आपके जो हैं वो फलित किस तरह से, आपको किस तरह का फल मिलेगा। क्योंकि जहाँ D1 चार्ट जो है वो काफ़ी स्थूल रूप से चीज़ों को बताता है और उसमें जो इन्फ्लुएंसेस आपके जीवन में हैं उनके बारे में पता चलता है। वैसे तो मैं आपको ये अश्योर करूं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर D1 चार्ट से भी काफ़ी कुछ निकाल सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि D1 चार्ट बहुत काफ़ी चीज़ें उससे निकल जाती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, आपको एक चूंकि ऋषि ने एक टूल दिया है D9 का, और D9 में उन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छी तरह पकड़ पाते हैं। जैसे कि D1 चार्ट के बारे में कहते हैं कि ये चार्ट जो है प्रोमिसेस और डिनायल्स का है। यानी इसमें कुछ प्रोमिसेस हैं और कुछ बातें डिनायल के रूप में हैं, यानी कि मना की गई हैं। लेकिन जब आप D9 चार्ट में आप देखते हैं, क्योंकि वो आपका उसके अंदर वैसे भी आप देखिए जितने भी एक सर्टेन लॉन्जिट्यूड पे आके प्लैनेट्स और किसी राशि विशेष में आके एक प्लैनेट बड़ा पोटेंट हो जाता है अपने रिजल्ट्स देने के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। जैसे आप ये समझिए कि जो लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको तो ये समझ में आ जाएगा कि एक प्लैनेट जो है वो एक राशि विशेष में आके बली माना जाता है। जैसे कि गुरु हैं वो कर्क राशि के अंदर वो उच्च के हो जाते हैं तो बली हो जाते हैं। इसी तरह से मंगल मकर राशि में उच्च के होकर बली हो जाते हैं। सूर्य मेष राशि में बली होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में बली हो जाते हैं क्योंकि उच्च के होते हैं। बुध जो है अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण की राशि भी है उनकी और उच्च की भी है, जो कि वर्गो या कन्या राशि है। और शुक्र जो है मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं। इसी प्रकार से ग्रह जो हैं राशियों में ही जाके नीच के भी हो जाते हैं। उसकी ऑपोजिट 180 डिग्रीज अपार्ट जो राशि है उसमें जाके नीच के हो जाते हैं। तो बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है कि एक प्लैनेट एक सर्टेन राशि में जाके बली या निर्बल होता है। और वही बात यहाँ पे थोड़ा नवमांशा के केस में थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंस ये है कि नवमांशा से बहुत सी चीज़ों के बाबत वो उन बातों के बारे में पता चलता है जो कि आदमी ने इस जीवन में जो उसके जीवन में घटित होनी है। यानी उसका जो संचित कर्म है वो आपके D1 से आता है, जो उसका प्रारब्ध है जो उसने भोगना है वो आपके D9 से आता है। इसलिए D9 की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अभी आगे आप आने वाली क्लासेस में आपको कई ऐसी टेक्निक्स के बारे में पता चलने वाला है जिनके द्वारा ये बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये समझना कि कौन सा जो क्लाइंट आपके आए हैं, या आप अगर अपने बच्चे की हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो कौन सा ग्रह उसका एक्चुअल में निर्बल है और कौन सा बली है। यानी कि आप ये समझिए कि इवन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में क्लियर कहा है कि अगर कोई ग्रह उच्च का है जो कि नेटल चार्ट के अंदर और नवमांशा में जाके उच्च का हो जाता है
अगर वो नेटल चार्ट में उच्च का है, नवांशा में अगर नीच का हो जाता है तो वो अफलित हो जाएगा, यानी उसके अच्छे प्रभाव नहीं मिलने वाले। और उसी प्रकार से इन्वर्सली ये भी ट्रू है कि अगर कोई ग्रह D1 चार्ट में या नेटल चार्ट में नीच का है और नवांशा में जाके उच्च का है तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो D1 चार्ट में भी एक नियम लागू होता है। वो नियम, अभी हमारे पास 5-7 मिनट हैं, 3 मिनट हैं, अभी हम अपने नवांशा पे आएंगे। 8 बजे से हम एग्जैक्टली शुरू करेंगे। तो एक नियम जो है D1 चार्ट में भी है, वो ये है कि जैसे कोई ग्रह अगर उच्च का है और उसका डिस्पोजिटर जो है वो उस राशि के स्वामी को बोलते हैं जिस राशि में ग्रह होता है। अगर उसका डिस्पोजिटर अगर D1 में ही अगर नीच का है तो भी वो ग्रह का उच्च का होने का कोई भी फल नहीं मिलता। यानी इसको आप यूं समझिएगा आप आप इस बात को यूं समझिएगा, जैसे गुरु अगर उच्च के हैं तो गुरु उच्च के किस में होंगे? कर्क राशि में। और उनका डिस्पोजिटर कौन हो गया? कर्क का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा अगर वृश्चिक में है, यानी कि चंद्रमा अगर नीच के हैं, तो ये उच्च के गुरु अपना फल नहीं दे पाएंगे। ये तो D1 के अंदर भी इस तरह का एक नियम चलता है। और D1 में चूंकि ट्राइनल कॉन्सेप्ट चलता है, तो उसका मतलब एक ग्रह जो किसी ट्राइन पे उच्च का होता है, यानी कि ट्राइन्स कौन कौन से हैं? जैसे धर्म का है ट्राइन 159, अर्थ का ट्राइन है 2, 6, 10, और काम का है 3, 7, 11, और मोक्ष का है 4, 8, 12। या यूं कहिए कि राशियों के तत्व के अनुसार जो अग्नि तत्व राशियां हैं 159, और जो अर्धी राशियां हैं वो 2, 6, 10, और जो एरी साइंस है वो 3, 7, 11, और जो वाटरी साइंस है वो 4, 8, 12, यानी 4, 8, 12। तो ये भी D1 में एक नियम चलता है, सूक्ष्मता से लोग लगाते हैं कि ग्रह उस ट्राइन के किसी भी एक राशि में उच्च का होता है तो बाकी दोनों राशियों में भी अच्छे प्रभाव देता है। यानी कहने का मतलब है 4, 8, 12 में गुरु चूंकि 4 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो वो 8 नंबर और 12 नंबर इन दोनों ही राशियों में उतने ही अच्छे प्रभाव देंगे जितने कि उच्च के प्रभाव होते हैं। या मंगल जैसे किस ट्राइन में उच्च का होता है? अर्धी ट्राइन में, यानी कि जो अर्थ की जो राशियां हैं 2, 6, 10, उसमें वो उच्च का होता है मकर राशि में जाके मंगल। तो मंगल 2 नंबर पे भी और 6 नंबर पे भी, इन दोनों पे भी वो अफलित नहीं माना जाएगा, यानी कि उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, अच्छा प्रभाव। तो ज्योतिष में इन नियमों को भी लिया जाता है। और इसका इन्वर्सली नियम भी है। अगर कोई ग्रह किसी राशि विशेष में नीच का हो जाता है ट्राइनल में, ट्राइन्स की जो राशियां हैं उनमें, तो वो दूसरी राशियों में भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अब इसी में हमने जो जैसे रिकैप हम कर रहे हैं, तो रिकैप में रिकैपिटुलेट कर रहे हैं जो हमने पिछली बार किया था। तो उसको नवांशा चूंकि एक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है, तो वो सबसे पहले तो वो भावों का, ग्रहों का, इनका आपको बलाबल समझाता है। वो यानी कहने का मतलब है कि जब हम उसको उसके बलाबल की बात करते हैं तो वो भावों की स्ट्रेंथ भी आपको नवमांशा देख के पता चलेगी, और ग्रह की स्वयं की स्ट्रेंथ भी आपको नवमांशा देख के पता चल जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है ये आपके लिए इजी हो जाता है कि अगर कोई ग्रह अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब उस ग्रह के 3 चीजें उसकी अच्छी हो जाएंगी। एक तो ग्रह के जो सिग्निफिकेशंस हैं, यानी ग्रह के अपने जो कारकत्व हैं वो कारकत्व अच्छे हो जाएंगे। और दूसरा, ग्रह की 2 राशियों वाले 5 ग्रह हैं तो उसकी दोनों ही राशियां बलवान हो जाएंगी। और वो राशियां चूंकि किसी भाव पे पड़ रही हैं,
वो इसका मतलब उन भावों के भी सिग्निफिकेशंस या उन भावों के कारकत्व बहुत अच्छे आने लगेंगे। सपोज उसकी एक राशि पंचम भाव में पड़ती है तो उसका मतलब व्यक्ति का आईक्यू अच्छा होगा, उसकी सर्टिफाइड एजुकेशन अच्छी होगी, उसको संतान से सुख मिलेगा। इसी प्रकार से उसको किसी तरह के अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, एक्युलेट्स, नेम, फेम, जो गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह वो सब उसको मिलेंगे। इसी तरह से उसको पंचम भाव से ईष्ट देखते हैं, गॉड दैट अपील्स टू यू, तो उसका मतलब है कि जो ईश्वर के प्रति उसका रुझान होगा, अपने इष्ट के प्रति, वो अनफ्लिंचिंग होगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होगा, वो पूरे डिवोशन के साथ होगा। इसी तरीके से पंचम भाव से आने वाले जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं वो सभी सिग्निफिकेशंस अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नवमांश एक वेटिंग एजेंट है और नवमांश में आपने देख लिया कि वो ग्रह की स्थिति अच्छी है। अब प्रश्न ये उठता है, जो बेसिक के स्टूडेंट हैं उनको ये मालूम है कि किसी भी ग्रह और भाव की स्थिति को अच्छा आप कैसे देखते हैं। अच्छे का मतलब होता है कि अगर ग्रह त्रिकोणों पे बैठा है यानी ट्राइनल हाउसेस पे बैठा है या ट्राइनल लॉर्ड है तब ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ग्रह जो है केंद्र में है तो उसे केंद्र बल मिलता है तो केंद्र बल ही हो जाता है। अगर वो लाभ स्थान का है तो लाभांश में चला गया, लाभांश में चला गया, कोणांश में चला गया, केंद्रांश में चला गया, या इसी प्रकार से धन के अंश में चला गया तो वो अच्छा हो गया ग्रह। और वही ग्रह अगर या लग्नांश में चला गया यानी कि लग्न में ही चला गया नवमांश की तो वो बहुत पावरफुल हो गया। और वहीं अगर उल्टा, अगर वो दुख स्थान, आप जानते हैं कि कुंडली के 6, 8, 12 जो भाव हैं वो दुख के भाव हैं, अगर वो दुख भावों में चला गया या उसी तरीके से स्ट्रगल, मशक्कत, मेहनत का भाव है थर्ड हाउस, अगर वो थर्ड हाउस में चला गया तो बिना मशक्कत, मेहनत या बिना ब्लू कॉलर काइंड ऑफ वर्क, मतलब बिना किसी, हाँ थर्ड हाउस की कुछ अच्छे सिग्निफिकेशन भी हैं, जैसे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी है। और थर्ड हाउस चूंकि आपके स्टेमिना का, विल पावर का है और एक्सरसाइजिंग का है, स्पोर्ट्स का है, तो अगर वो उन क्षेत्रों में तो व्यक्ति को आगे लेके जाएगा। लेकिन जहाँ तक थर्ड हाउस है, चूंकि बिगनिंग ऑफ ए डिजीज का भी है और चूंकि वो त्रिषडाय भाव है, और ऋषि पारशर ने कहा है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, यानी द लॉर्ड्स ऑफ द टाइम विल ऑलवेज गिव ऑस्पिशियस रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो, नेतारो का मतलब होता है लॉर्ड्स। बड़ी सिंबली के साथ में ये संस्कृत में लिखा है ऋषि पारशर ने। इसमें उपमाएं देके लिखा हुआ है, सर्वे त्रिकोण नेतारो, नेतारो का मतलब होता है लॉर्ड्स, लॉर्ड्स ऑफ द ट्राइनल हाउसेस। ग्रहा शुभ फल प्रदा, मतलब सभी त्रिकोणों के जो नेता हैं यानी जो लॉर्ड्स हैं, ग्रहा शुभ फल प्रदा यानी वो शुभ फल को हमेशा देंगे। पतियः त्रिषडाया नाम, पतियः कितनी खूबसूरत सिमली है, कितनी, पति कौन है, पति भी लॉर्ड है। उन्होंने मतलब उसको रिपीट नहीं किया नेतारों को, यानी कहने का मतलब है कि हमारे ऋषि कितने अच्छे कवि भी, काव्यात्मक रूप में कितना अच्छा लिखते थे। खैर आपने जो भी रामचरितमानस को या वाल्मीकि जी के रामायण को, इनको जो पढ़ते हैं या जिन्होंने भागवत पढ़ी है वो सब इन सब बातों से वाकिफ होंगे कि बड़ा काव्यात्मक ज्ञान था और वो संस्कृत के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। पतियः त्रिषडाया नाम, त्रि मतलब थर्ड हाउस, षट मीन्स सिक्स्थ हाउस, आय, त्रिषडाया, त्रिषडाया नाम यानी तीसरा, छठा और 11वां लाभ का भाव। पति है त्रिषडाया नाम, यदा पाप फल प्रदा, वो हमेशा पापी फल को देंगे, यानी वो उनके जो लॉर्ड्स होंगे वो हमेशा जो है इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स देंगे।
अब हमारा टाइम शुरू हो गया है, तो विल स्टार्ट विद नौमांशा। बहरहाल कहने का मतलब है कि अब आप समझ गए हैं चीज़ों को कि क्योंकि एक वेटिंग चार्ट है और नौमांशा से आपको बहुत सी चीज़ें आपको पता चलती हैं जो कि कोरोबोरेटिव नहीं है। कोरोबोरेटिव तो D1 से आपको कोरोबोरेट करना होगा। कोरोबोरेट का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर कंफर्मेशन दैट यू माइट हैव टू गो बैक टू द D1 चार्ट। लेकिन अगर आप इसे कहें तो ये एक बिल्कुल फ्रुक्टिफिकेशन या फ्रूट्स का चार्ट है, यानी कि आप धड़ल्ले से इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ऐसे ज्योतिषी हैं जो कि महादशा को तो D1 चार्ट से स्टडी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर चाय में अगर आप थोड़ा सा लेमन डाल दें वो तो आवाज़ बुलंद हो जाती है। तो आप लोग भी लें, मेरी सलाह है। मुझे लगता था कि शायद मैं आज बोल ना पाऊंगा। हाँ जी, तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि जो नौमांशा में जितने भी आपके सेकेंड ऑर्डर के हैं, देखिए आप एक बात खुद भी सोचिए कि एक महादशा है, 50 साल के व्यक्ति को अगर शुक्र की महादशा आती है तो शुक्र की महादशा का जो टेन्योर है या स्पैन है वो कितना है, 20 वर्ष का। यानी 50 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक शुक्र की महादशा उनको रहेगी। 50 से 70 में वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके वो एपेक्स लेवल तक जाएंगे। सपोज वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक जाएगा, फिर उसका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो फिर रिटायर हो जाएगा, तो उसकी जो आने वाली इनकम है वो पेंशन के रूप में आधी रह जाएगी। और अगर उसने 2004 के बाद ज्वाइन किया होगा तो पेंशन ही हटा दी गई हैं, तो उसका मतलब है कि उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो उसका आय का साधन खत्म हो जाएगा। इस बीच में उसके जो उसका खर्चा होगा, उसके बच्चे जो हैं एजुकेशन में अगर होंगे तो अगर हायर एजुकेशन पे जाते हैं तो वो उसको स्पेंड भी करना होगा। फिर उसके बच्चों का क्या विवाह होगा तो विवाह पे उसका खर्चा होगा, फिर वो बच्चे सेटल करेगा। इस बीच में उसके अपने माता पिता की, चूंकि वो 70 वर्ष के करीब जा रहा है तो उसके माता पिता की आयु होगी 90 या 95, तो हो सकता है उनके साथ में कोई हादसा हो जाए। तो अब आप एक बात ये देखिए कि शुक्र की महादशा ने उसे कितना मिक्स्ड रिजल्ट दिया। तो महादशा में अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। तो उसका तो महादशा आपको सिर्फ एक आदमी के ना कद के बारे में बताता है कि ये महादशा एक अच्छे भाव की महादशा है, तो इस महादशा में इस व्यक्ति का कद बढ़ेगा। यानी कद का मतलब है कि उसके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, उसके फाइनेंशियल्स बढ़ेंगे, तो साथ में उसका वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा होगा, उसका जॉब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। वो सब एक मोटे मोटे स्थूल रूप में आपको पता चलता है। तो जितने भी अच्छे ज्योतिषी होते हैं, अंतरदशा जो है वो स्मॉलर ड्यूरेशन की आती है। अब जैसे शुक्र में शुक्र की अगर अंतरदशा आएगी तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स द इजीएस्ट। आप एयर भी ट्रेवल कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी दशा में अंतरदशा को कैलकुलेट करने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आपने करना क्या है कि शुक्र की महादशा 20 वर्ष की है, शुक्र की अंतरदशा आ रही है, या उसने कहा कि मेरी शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ हुई है, तो आपने उसे कैलकुलेट कैसे करना है, 20 into 20 कितना हुआ, 400। 400 में जो इकाई को आपने 3 से गुणा करना है। अब ये 0 आया तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 आ गया, तो बचा कितना, 40 मंथ्स। 40 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष। 3 वर्ष में वह 36 महीने और 4 महीने और। तो आप क्या बोलेंगे कि ये शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर आपका कितना रहेगा, 3 वर्ष 4 माह का। अब इसी में सपोजिंग वो कहे कि मुझे शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर है, आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो आपने इमीडिएटली आपने उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एयर हॉस्टेस ने आपको मोबाइल तो स्विच ऑफ करवा दिया है, तो आप कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते। तो जो सूर्य का जो स्पैन है वो क्या है, 6 ईयर्स दशा का, और ये है 20 ईयर्स शुक्र का, तो 20 छक्के 120। 120 का मतलब है जो उसकी इकाई है 0, उसको आपने 3 से गुणा किया तो 0 आ गया,
बचा कितना 12, तो इसका मतलब ये दशा जो उसको रहेगी वो 12 मंथ्स की रहेगी। कहने का मतलब है जब अंतरदशा आती है, चूंकि उसका स्पैन छोटा होता है, इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट जो अंतरदशा होगी, स्मॉलेस्ट जो, भाई सब लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए मेरे अलावा। उसका कारण है कि ये लेमन टी कब तक वर्क करेगी और कब तक मैं बुलंद आवाज से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। अभी सुबह तो मेरे मुंह से आवाज, कल तो मुझे आवाज नहीं निकल रही थी, वैसे कल से हमारी क्लास शुरू होने वाली थी, तो सुनील जी ने जब मेरी फोन पे बोले आप कौन बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ही बोल रहा हूं, बस आवाज नहीं निकल रही है। बाद में हम जो है ना, हमारा बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है। हम आप लोगों से मैं पूछूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, इफ यूड लाइक टू कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो आल्सो इन कंटिन्यूएशन, अगर आप चाहेंगे कि बुधवार में भी हम लोग मिल जाएं और इसको सब्जेक्ट को कंटिन्यू करें, और मेजोरिटी अगर स्पीक पे हम आगे चलेंगे, अगर सबने कहा कि आप इसे वेंसडे भी आप क्लास चलाइए, तो हमारा वो मंडे का कॉम्पनसेशन कल क्लास में हो जाएगा। उसके लिए मैं आपके चैट बॉक्स पे देख लूंगा कि कितने लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल जैसे सबसे छोटी जो अंतरदशा होगी वो किसकी होगी? वो सूर्य की होगी, क्योंकि सूर्य जो है 6 वर्ष का की महादशा है। अब सूर्य में सूर्य आया तो 6 इंटू 6 कितना हुआ? 36। 36 में आपने 6 जो उसकी इकाई है उसमें आपने 3 से गुणा करना है, इट मीन 18 डेज, और मंथ कितना है? 3। तो उसका मतलब 18 डेज एंड 3 मंथ, ये सबसे शॉर्टेस्ट अंतरदशा हो गई। अब इतनी शॉर्ट अंतरदशा है ये, अंतरदशाओं को देखने का जो तरीका होता है वो लोग जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर, इनको वो जाके देखते हैं नवमांशा के अंदर में, क्योंकि सारा जो घटनाओं का, अब ये इकाई वाला मुझे समझ में नहीं आया था। इकाई को कैसे समझ में? इकाई का मतलब होता है, मतलब दैट इज द फर्स्ट, जैसे आप अगर आप कहें कि 1001 यूनिट, 1001 में क्या मतलब? इकाई कौन सी भी? 1। दहाई कौन सी भी? 0 0 0 फिर 1। तो ये इस तरीके से होता है। इट इज द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हुआ जो, जैसे आपने 6 यूनिट प्लेस, है, यूनिट प्लेस from the right hand side, unit place. यस यूनिट, यस। बहरहाल कहने का मतलब है कि 6 इंटू 6 36, तो उसका जो फर्स्ट पद है वो उसमें यूनिट में आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, विच कम्स टू 18 डेज, और वो 3 मंथ्स उसका आ गई उसकी वो दशा। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि जो दशा में, महादशा के बाद में अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर, ये हमेशा ज्यादातर जो है वो उसमें जाके देखते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि घटनाएं जो हैं, घटनाएं हैं वो घटनाएं सूक्ष्म अंतर के दौरान होती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना म्यूट करके रखें, क्योंकि थोड़ा अब मैं आपको कैलकुलेशंस के बारे में बताना चाहता हूं कि नवमांश को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, जो क्लासिकल जो टेक्स्ट में जो कैलकुलेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल अरिथमेटिकल बात है, तो थोड़ा साउंड एज डिफिकल्टी। इसमें जो क्लासिकल टेक्स्ट वाला है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने भूल जाना है, आपने उसको याद नहीं रखना, क्योंकि मैं आपको ना शॉर्टेस्ट टर्म में आगे लेके जाऊंगा, जो कि विच इज द इजीएस्ट फॉर यू टू कंप्यूट। लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इसका एक शिक्षक हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी विद्वानों की संगत में जाएं और आप कहें कि हमारे गुरुजी ने हमको ये मेथड बताया। दिस मेथड इज आल्सो बीइंग फॉलोड, व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, वो भी फॉलो होता है, लेकिन जो क्लासिकल टेक्स्ट है जिस मेथड को लेके चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या है, देखिए, नवमांशा, सबसे पहले तो नवमांशा क्या है कि 30 डिग्री की राशि का एक स्पैन होता है, और चूंकि हम थ्योरी ऑफ इक्वल हाउसेस में के आधार पे चलते हैं,
तो चूंकि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं तो 12 ही राशियां होती हैं। थ्योरी ऑफ इक्वल हाउसेस, इक्वल हाउसेस मतलब हर हाउस का स्पैन 30 डिग्री का होगा, तो उसमें 30 डिग्री की एक राशि विराजमान होगी। अब नौमांशा जो है, चूंकि उसको 9 से हम डिवाइड करते हैं, 9 से हम उसको उसका 9th पार्ट हमने निकालना है, तो वो 9th डिवीजन हम कैसे निकालेंगे कि आपने उसको 9 से अगर आपने भाग दिया तो आया 3 डिग्री और 20 मिनट। इसके कैलकुलेशन में अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आए तो मैं आपको वो भी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। 9 से अगर आपने उसको भाग दिया तो 9 तिया 27, 27 बचा कितना, 3 डिग्री। डिग्री को आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 3 डिग्री को अगर 60 से आप गुणा करें तो कितने मिनट आ गए, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स को फिर आप 9 से उसका 9 डिवीजन आप लेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 0, इसका मतलब 3 डिग्री 20 मिनट। तो उसका जो 9th पार्ट है वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। और 12 भावों में अगर 9 नवमांशा अगर आते हैं तो उसका मतलब टोटल नवमांशा आपके एक कुंडली के अंदर में 108 आते हैं। अब ये साम्यता क्यों रखता है, इसका एक थोड़ा सा लंबा जो मेथड है वो है नक्षत्र के तरीके से आपने जाना, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नक्षत्र में भी वही डिविजन्स आ जाते हैं। इस वजह से नवमांशा जो मेथड है वो बहुत क्विक इजी शॉर्टकट है एज कंपेयर टू द नक्षत्र मेथड। लेकिन अभी मैं जब दशाओं के ऊपर कोई क्लास चलाऊंगा तो मैं आपको दशा की इंटरप्रिटेशन के सभी मेथड्स बताऊंगा, जिसमें कि नक्षत्र वाला जो मेथड होता है वो काफी एक्यूरेसी के साथ में आपको रिजल्ट्स लेके आता है। तो अब आप देखिए नक्षत्र में क्या है, नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके 4 चरण एक नक्षत्र के होते हैं, तो एक चरण कितना है, 3 डिग्री 20 मिनट का। अब 3 डिग्री 20 मिनट को आप 4 बार अगर आप उसको ऐड करें तो 3 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 4 बार अगर ऐड करते हैं, अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो ऐड करके आप देख लीजिए 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। क्योंकि जैसे ही 60 मिनट, क्योंकि 20 मिनट है ना, 20 को 4 का मतलब 80 मिनट हो गया, 80 का मतलब 60 मिनट का ये डिग्री हो गई। और इधर 3 चको 12, 12 में एक जुड़ गया 1 डिग्री तो 13 डिग्री हो गई, और इधर बचा 20 मिनट। बड़ा सिंपल है। तो उसका मतलब 13 डिग्री 20 मिनट का जो एक चरण होता है उस नक्षत्र का, वो चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। और एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं, 9 चरण जो है नक्षत्रांश के एक राशि के अंदर आते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवमांशा का पद आ रहा है, तो वही नक्षत्र का पद आएगा 3 डिग्री 20 मिनट का होने की वजह से। तो उसका मतलब दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पे भी 12 नंबर वो 27 नक्षत्र में अगर आप चरण से अगर आप उसके 4 चरण के साथ में अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें तो 108 चरण आ जाते हैं, और यहां पे 108 नवमांशा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं जो मेथड है नक्षत्र के थ्रू इंटरप्रिटेशन का और जो मेथड है नवमांश के थ्रू इंटरप्रिटेशन का, उसमें आपस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और वो बहुत एक्यूरेसी के साथ आने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा और इस वीडियो को 2 बार सुनना होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल बात हो रही है और थोड़ा सा अरिथमेटिक वाली बात में थोड़ा जोड़ देने की जरूरत होती है। लेकिन मैं उसको डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो कोर टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ नवमांशा। तो मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन शीट जो है लेके आता हूँ। उसके पहले मैं आपको समझा दूं कैलकुलेशन कैसे, जो क्लासिक्स में कैलकुलेशन कैसे किया गया है। केंद्र की जो राशियां हैं वो केंद्र भाव की राशियां हैं 1, 4, 7, 10। केंद्र की राशियों में नवमांशा का कैलकुलेशन, जो नवमांशा का जो काउंटिंग होगा वो एरीज से होता है, वहीं से होता है। और उसके बाद जो है जो आपकी फिक्स राशि है, पड़फर राशियां आ रही हैं 2, 5, 8, 11, उन राशियों में वहां से 9th से कैलकुलेशन होता है। और उसके बाद जो अपोक्लिम की जो राशियां आती हैं, यानी जो कैडेंट राशियां आती हैं, इसके पहले जो सक्सीडेंट राशियां हैं, सक्सीडेंट में जो है 9 फ्रॉम देयर, और जो कैडेंट्स होती हैं उनमें 5th फ्रॉम देयर कैलकुलेशन स्टार्ट्स। लेकिन इसको भूल जाइए, बिल्कुल बहुत आपको ये बहुत कंफ्यूजन में डालेगा। आपको हर बार जो है इस बात को सोचना होगा कि वहां से काउंट करूं 5वां, वहां से काउंट करूं 9वां, या वहां से काउंट करूं पहला।
हमारे पास एक बहुत इजी मेथड है जो कि राशियों के तत्वों पे आधारित है। सबसे पहले आप ये समझिए, कालपुरुष की कुंडली की जब बात होती है तो कालपुरुष हमेशा मेष लगन को बोलते हैं, एरीज असेंडेंट को। जो कालपुरुष की जो कुंडली है यानी कि मेष लगन की जो कुंडली है, उसमें भाव और राशियां कॉरस्पॉन्ड करती है विद ईच अदर। यानी कि एरीज असेंडेंट में पहला भाव में पहली राशि पड़ेगी, यानी पहला भाव है एरीज, पहले भाव में जो फर्स्ट हाउस है उसमें एरीज राशि आएगी, दूसरे भाव में टॉरस आएगी, वृष आएगी, तीसरे में जमिनाई आएगी यानी मिथुन आएगी, चौथे में कर्क आएगी यानी कि कैंसर आएगी, पांचवें भाव में लियो आएगी या सिंह आएगी, छठे भाव में वर्गो या कन्या आएगी, सातवें भाव में तुला या लिब्रा आएगी, आठवें भाव में स्कॉर्पियो या वृश्चिक आएगी, नवम भाव में सैजिटेरियस या धनु आएगी, दसवें भाव में मकर या कैप्रिकॉन आएगी, और एक्वेरियस और कुंभ जो है 11th हाउस में आएगी, पाइसेस और मीन जो है वो 12th हाउस में आएगी। तो आपने सिर्फ कालपुरुष की कुंडली को याद रखना है, उसके केंद्र भावों में कौन सी राशियां पड़ रही हैं। इसके केंद्र भाव में पहली यानी कि एरीज, चौथी यानी कि कैंसर, सातवीं यानी कि लिब्रा, और 10वीं यानी कि मकर कैप्रिकॉन, वो राशियां आती हैं। अब यू हैव टू कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि हमने नवमांशा की काउंटिंग विल ऑलवेज 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 बिगिन फ्रॉम कालपुरुष के केंद्र भावों से, यानी एरीज से होगी या आपके कैंसर से होगी या लिब्रा से होगी या कैप्रिकॉन से होगी। अब आइए, अब इसको देखने का तरीका क्या होता है कि तत्व के हिसाब से हम देखते हैं। हमें मालूम है जो अग्नि तत्व राशियां हैं यानी जो फायरी साइंस हैं वो है 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 में काउंटिंग हमेशा एरीज से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं कि नियम ये कहता है कि जो कालपुरुष की कुंडली है उसके केंद्र भाव में जो राशियां पड़ रही हैं 1, 4, 7 और 10, वहीं से काउंटिंग होगी और किसी राशि से काउंटिंग नहीं होने वाली। तो बस चूंकि आपने इसको बैक ऑफ द माइंड रखा है, उसी को निकाल के ले आइए। अब फायरी साइंस है 1, 5 और 9, द काउंटिंग वुड स्टार्ट फ्रॉम एरीज, यानी कि 1 नंबर से शुरू होगा। अब उसके बाद फिर अर्धी साइंस आते हैं 2, 6, 10। 2, 6, 10 में केंद्र में जो कालपुरुष की कौन सी राशि पड़ रही है? 10 नंबर की, यानी कि मकर से वहां काउंटिंग शुरू होगी। फिर एरी साइंस है 3, 7 और 11, उसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? जो कालपुरुष के केंद्र में पड़ रही है वो है लिब्रा, यानी वहां 7 नंबर से काउंटिंग शुरू होगी। और उसके बाद वॉटरी साइंस आ गए 4, 8 और 12, उनमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? कालपुरुष का 4th हाउस में कैंसर राशि पड़ती है, यानी कि 4 से शुरू होगी। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूं जिससे आपको ये बात, हम एक हॉरोस्कोप का एग्जाम्पल लेंगे नवमांशा कैलकुलेशन का, तो इससे आपको चीज ज्यादा पकड़ में आ जाएगी। आज की क्लास में हमने यही करना है कि आप इसे, अगर आप लोगों को सब अच्छी तरह से आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, आप में से एक भी अनम्यूट करके बता दे अगर वो स्क्रीन दिख रहा है सबको, तो उसका मतलब आप सभी को दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। थैंक यू सो मच। अब देखिए, हाउ टू कैलकुलेट नवमांशा। नवमांशा में जो बात मैंने आपको बताई कि ये 1/9 है 30 डिग्रीज की राशि का, इसका मतलब 3 डिग्री 20 मिनट का है। इसका मतलब 9 नवमांशा जो है 9 नवमांशा एक हाउस या एक राशि में होंगे, तो टोटल जो है 108 नवमांशा है। एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का है, जिसके 4 चरण हैं, तो टोटल नक्षत्रांश में 27 का मतलब है कि इसको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चरण का नक्षत्र है, 27 नक्षत्र हैं, तो 108 चरण आ गए इन नक्षत्रांश। तो यानी कि ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको, अब आप राइट साइड में देखिएगा जो रेड पेन से लिखा है, वो मैंने आपको बताया कि पहला नियम क्या है कि केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 कालपुरुष की कुंडली में जो कि एरीज असेंडेंट की है, तो यही भाव राशियां भी हैं। अब सेकंड नियम क्या है कि नवमांश की जो काउंटिंग होती है हमेशा इन्हीं राशियों से होती है। अब मैंने कालपुरुष की कुंडलियों में यहां पे लिख दिया है, ये देखिए जो फायरी साइंस हैं यानी अग्नि तत्व राशियां हैं वो है 1, 5 और 9। तो आप देखिए इसमें फायरी F लिखा हुआ है। इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? यहाँ पे रेड पेन लगा,
यानी 1 नंबर से, इसका मतलब एरीज से काउंटिंग शुरू होगी। 1 नंबर, ये 1 फर्स्ट हाउस की बात नहीं हो रही है, ये फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया भाव इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद द साइन व्हिच इज फॉलिंग इन दैट कालपुरुष कुंडली, यानी हम यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं, राशियों की बात कर रहे हैं। 1 नंबर का मतलब एरीज हो गया। तो जहां एफ लिखा है ये आपकी अग्नि तत्व राशियां हैं जो कि 1, 5 और 9 हैं। इसमें काउंटिंग जो है 1 से शुरू होगी, यानी कि एरीज से होगी। अब वॉटरी साइन है, वॉटरी साइन है 4, 8 एंड 12। तो उसमें देखिए डब्लू 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 मैंने लिखा है, इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? कैंसर से। इसको आप अपने, अगर आप लोगों के पास पेन हो और पेपर हो, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो ये आपके लिए इजी होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। वॉटरी साइन में जो काउंटिंग शुरू होगी वो कैंसर राशि से शुरू होगी। अब इसके बाद मैंने यहां लिखा है जो एरी साइंस है वो है 3, 7 एंड 11। आप देखिए एरी में ए लिखा हुआ है, इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? 7 नंबर या लिब्रा से। अब उसके बाद लास्ट में आते हैं आपके अर्धी साइंस। अर्धी साइंस है 2, 6 एंड 10। 2, 6, इनमें देखिए ई लिखा हुआ है अर्धी साइंस। इसमें काउंटिंग कहां से होगी? जहां रेड पेन लगा है, यानी कि केंद्र में जो राशि पड़ी है वो है मकर, मकर से होगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब काउंटिंग की जो जरूरत पड़ी वो क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स के लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, देखना होगा कि पहला जो नवमांशा है, फर्स्ट नवमांशा कहां से कहां तक है? 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला नवमांशा हुआ। सेकेंड नवमांशा कहां होगा? आप 3 डिग्री 20 मिनट आप जोड़ते जाइए। सेकेंड नवमांशा एंड्स एट 6 डिग्रीज एंड 40 मिनट्स। 3 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट आपने जोड़ दिया तो 6 डिग्री 40 मिनट आ गया। अब थर्ड नवमांशा में फिर आप 3 डिग्री 20 मिनट अगर आप उसको जोड़ते हैं तो 20 मिनट जोड़ा तो वो 60 मिनट्स आ गया। 60 मिनट्स इज कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री, तो 6, 3, 9 और 1, 10। तो 10 डिग्री पे थर्ड नवमांशा एंड होता है। फिर फोर्थ नवमांशा में 3 डिग्री 20 मिनट आप जोड़ दीजिए तो ये एंडिंग जो है डिग्रीज हैं। चौथा नवमांशा 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। पांचवा नवमांशा 16 डिग्री 40 मिनट का हुआ। 3 डिग्री 20 मिनट हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। और जो छठा नवमांशा है वो है 20 डिग्री का। फ्रेंड्स, जब मैं आपकी तरह से बिगिनर था तो याद करने के लिए मैं एक तो एक्रोनिम्स बनाता था, यानी कहने का मतलब है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मुझे पूरे बॉडी के सिस्टम्स का, तो मैं फर्स्ट उसका अल्फाबेट लेके उसे याद कर लेता था। जैसे राहुल काल अगर मुझे याद करना है तो मदर सॉ फादर वियरिंग दी ट्वीड सूट। तो मतलब मदर का मतलब हो गया मंडे, सॉ, तो मतलब इस तरीके से मैं इसको बनाता था कि उसमें सैटरडे, तो मतलब वो 7:30 से 9 राहु काल हो गया, फिर 9 से 9:30 इस तरीके से। फादर वियरिंग द ट्वीड सूट, तो इस तरीके से मैं कुछ अपने मेमोरी एड्स वगैरह बनाता था। उसी तरीके से मेमोरी एड आप इसमें ये बना सकते हैं कि पहला नवमांश एंड हो रहा है 3 डिग्री 20 मिनट पे, और थर्ड नवमांश एंड हो रहा है 10 डिग्री पे, और छठा नवमांश एंड हो रहा है 20 डिग्री पे। अब आपको सपोजिंग किसी व्यक्ति ने आपको प्लेन में बोला कि मेरा जो फलाफल प्लैनेट जो है या सूर्य मेरा 23 डिग्री 20 मिनट का है, आपके लिए बड़ा इजी होगा टू रिमेंबर कि यार मैंने तो याद किया था छठा नवमांश एंड्स एट 20 डिग्री, और 3 डिग्री 20 मिनट का एक अगला नवमांश होगा। तो इसका मतलब इनका जो सन है, चूंकि वो 23 डिग्री 20 मिनट का है, तो वो 7th नवमांश का है। और जैसे ही उसने आपको राशि बता दी कि साहब उन्होंने कहा साहब मेरा सूर्य जो है वो वॉटरी साइन में है, या मेरा सूर्य जो है 4 नंबर पे है, तो आप समझ गए वॉटरी साइन में काउंटिंग कहां से शुरू होती है, या आप देखिए कर्क राशि से होती है। तो आपने कर्क राशि से आपने उसको 7 चला देना है आगे। तो कर्क से आप 7 कैसे चलाएंगे? कर्क राशि से आप यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके सामने वाली राशि जो है वो 7th राशि होगी। 7th नवमांश जो आपने चलाना है। और चूंकि सन जो है वो वॉटरी साइन में है, यानी वो वॉटरी साइन में चाहे उसका सन जो है 4 नंबर पे हो, कैंसर पे हो, स्कॉर्पियो पे हो, या पाइसेस में हो,
अगर वो आपको बस इतना बता दे कि किस साइन में है, तो आप समझ जाएंगे वाटरी साइंस है, 4-8-12। इसका इनका जो सन है वो 4-8-12 का है, और आपने याद कर लिया है कि तीसरा नौमांश खत्म हो रहा है 10 डिग्री पे और छठा नौमांश खत्म हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ना गाड़ी में बैठे बैठे आप जो है नौमांशा कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी। और जब आप समझ जाएंगे इस बात को तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। और आपको आश्चर्य होगा, भारतीय विद्या भवन में जैसे मैं इस तरह से नौमांशिक कैलकुलेशन का आया था, तो मैंने वो लॉन्गर मेथड नहीं किया, मैंने इस मेथड से किया, मुझे पूरे मार्क्स मिले। मेरे उसमें कई पेपर्स में डिस्टिंक्शंस आए थे। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि जो टीचर्स अच्छे टीचर्स होते हैं वो अच्छे नियमों के साथ में वाकिफ होते हैं, उनको मालूम होता है अच्छे नियम। और ये नियम भी ऐसा नहीं है कि कोई मैंने इजाद किया है, ये नियम भी दिस इज ऑल्सो इन वोग बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट अप। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो छात्र हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इजीएस्ट वे में सब्जेक्ट को लर्न करें और इजीएस्ट वे में अपने रिजल्ट्स को निकालें। और मैं आपको बहुत इजी वेज में आपको रिजल्ट्स निकालने का मेथड आगे की क्लासेस में भी समझाने जा रहा हूं। तो आपने याद किया करना है कि फर्स्ट नौमांशा इज गोइंग टू एंड at 3 degrees and 20 minutes. Third Naumansha is going to end at 10 degrees, or sixth Naumansha will end at 20 degrees. Ninth Naumansha ends at 30 degrees. ये आपने 4 माइलस्टोन आपने याद कर लिए कि पहला नौमांशा 3 डिग्री 20 मिनट पे खत्म होगा, तीसरा नौमांशा 10 डिग्री पे खत्म होगा, छठा नौमांशा 20 डिग्री पे खत्म होगा और नवा नौमांशा 30 डिग्री पे खत्म होगा। अब सपोजिंग किसी का बीच में आ गया तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल कुंडली पे। ये सब ये आपके ये एग्जाम्पल चार्ट है। ये है, ये सज्जन है, इनका नाम है XYZ, इनके डेट ऑफ बर्थ है, ये आप नोट कर लीजिए, 16 सितंबर 1968। ये सज्जन जो है मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं विद एनुअल पैकेज ऑफ 3 करोड़, और ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल गाय। लेकिन इनके नाम को हम आप XYZ लिखिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1968। 10 AM रामपुर की पैदाइश है, यानी कि यूपी में रामपुर में ये पैदा हुए हैं 10 बजे सुबह। अब आपको ये कुंडली आपको दिखाई पड़ी है, ये तुला लगन की कुंडली है। इस तुला लगन की कुंडली में सामने सप्तम भाव में शनि नीच के बैठे हैं, राहु इनके छठे हाउस में है, चंद्रमा इनके 9th हाउस में है, सूर्य मंगल और गुरु ये इनके 11th हाउस में है, लियो में है यानी कि सिंह राशि में है। केतु बुध और शुक्र इनके, जो शुक्र इनके नीच के हैं जो कि इनके लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, ये 12th हाउस में है। अब D1 चार्ट कितना आपको गुमराह भी करता है। देखिए, क्या किसी पंडित के पास जब ये कुंडली गई होगी, जिस पंडित ने नौमांश ना देखा हो उसने क्या बोला होगा? उसने कहा होगा वो ये बालक लग्नेश नीच का हो गया, लग्नेश इसका नीच का है 12वें भाव में। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये सज्जन जो हैं इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन और थ्रू आउट टॉपर हैं। यूपी बोर्ड में 12th में इनकी पोजीशन आई थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी के 12th में। और इसके अलावा मर्चेंट नेवी में पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हो गया और इन्होंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं फायर पे, फायर सेफ्टी पे और दूसरे जो भी डेक में और इंजीनियरिंग से संबंधित मर्चेंट नेवी में कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ी छोटी उम्र में ये चीफ इंजीनियर बन गए थे, इसीलिए आज एक ऑयल टैंकर पे ये चीफ इंजीनियर हैं। इनकी सैलरी 3 करोड़ है और अभी इनको 3 करोड़ का इनको 6 साल उस कंपनी में पूरा करने की वजह से उनको 3 करोड़ रुपए का बोनस उनको दिया गया था एडिशनल इन दी ईयर बिफोर लास्ट। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो D1 चार्ट है ना, वो कई बार आप लोगों को काफी गुमराह करेगा। तो आप D1 चार्ट पे ही आपने अपने आप को बेस नहीं करना, आपने D9 चार्ट भी स्टडी करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपको डिग्रीज पता होनी चाहिए। तो इनका जो असेंडेंट है वो लिब्रा की डिग्री है 18 डिग्री 22 मिनट। तो अब आप
यहाँ पे आ जाइए। 18 डिग्री 22 मिनट का मतलब क्या है, 20 डिग्री पे आपका छठा नवमांश खत्म होता है, पांचवा आपका खत्म होता है 16 डिग्री 40 मिनट पे, तो 16 40 और 20 के बीच में है, तो इसका मतलब छठा नवमांश है। तो आपने देख लिया कि 18 डिग्री 22 मिनट पे जो इनका एसेंडेंट है वो 6 नवमांश का है। सूर्य इनका 29 डिग्री और 47 मिनट का है, तो उसका मतलब 9th नवमांश का है, क्योंकि आप देखिए 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक 9th नवमांशा है। चंद्रमा इनका 14 डिग्री और 36 मिनट का है, तो आप यहाँ देखिए 4th नवमांशा एंड कर रहा है 13 डिग्री 20 मिनट पे, और 5th नवमांशा एंड कर रहा है 16 डिग्री 40 मिनट पे। और ये चंद्रमा इनका 14-36 का है, तो कौन से नवमांश का हुआ, पांचवे का। इसी तरह से मंगल इनका 3 डिग्री और 1 मिनट का है, तो पहला नवमांश जो है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, इसका मतलब है पहले नवमांश का है। बुध इनका 25 डिग्री और 44 मिनट का है, तो मैंने आपको बताया था छठा नवमांश हमारा खत्म होता है 20 डिग्री पे, और 20 डिग्री के बाद में आप ये देखिए कि सातवां नवमांश खत्म हो रहा है 23 डिग्री 20 मिनट पे, और आठवां नवमांश जाके खत्म हो रहा है 26 डिग्री 40 मिनट पे, और इनका बुध है 25 डिग्री 44 मिनट का, तो कौन से नवमांश का हुआ, आठवें का। तो यानी कि 8th नवमांश में इनका बुध पड़ गया। इसी तरीके से जो गुरु इनका है 24 डिग्री 29 मिनट, तो 8th नवमांश कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक है। इसका मतलब है कि जो इनका गुरु है वो भी 8th नवमांश का है, और शुक्र इनका 23 डिग्री 34 मिनट का है, तो इसका मतलब 23 डिग्री 20 मिनट के बाद है 23 डिग्री 34 मिनट का, तो फिर 8th नवमांश में आ गया। शनि इनका 0049 मिनट्स का है, तो इसका मतलब पहले नवमांश का है। और जो राहु इनका है 16 डिग्री 20 मिनट का है, तो आप ये देखिए 16 डिग्री 20 मिनट का मतलब है पांचवा नवमांश खत्म होता है, पांचवा नवमांश जो खत्म हो रहा है वो 16 डिग्री 40 मिनट पे खत्म हो रहा है, तो इनका जो बुध है वो नहीं बुध की बात नहीं हो रही है, ये राहु की बात हो रही है। 16 डिग्री 20 मिनट की बात हो रही है राहु की। मैं रमेश साहब 1 मिनट लेता हूँ जरा, इसको कंप्लीट कर लूं। 16 डिग्री 20 मिनट का मतलब है कि वो 16:40 पे पांचवा नवमांश खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो राहु है ना 5th नवमांश के होंगे, और केतु भी चूंकि 16 डिग्री 20 मिनट के, तो 5th नवमांश के हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एक इसी तरीके से, हाँ अब इसके पहले हम कुछ बुक करें, रमेश साहब अपने आपको आप अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। सर जो आप बता रहे हैं जैसे कि 5th नवमांश का है, कोई 4th नवमांश का है, वो चीज मुझे अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई, या फिर शायद हो सकता है अगले चार्ट में क्लियर हो। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको रमेश साहब ऐसा है, देखिए 30 डिग्री की, आप हाँ बोलिएगा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर। जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जैसे आप ये देखिए 30 डिग्री की राशि को हमने कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में, यानी कि एक नवमांश है 3 डिग्री 20 मिनट का। अब आप क्यों समझ लीजिए, अब आप मेरे हाथ को देखिए कि जैसे सपोज ये राशि है, और इस राशि में पहला नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा नवमांश 6 डिग्री 40 मिनट, वहां जाके एंड कर रहा है, तीसरा नवमांश 10 डिग्री, चौथा नवमांश 13 डिग्री 20 मिनट, पांचवा नवमांश उसमें 16 डिग्री 40 मिनट, छठा नवमांश 20 डिग्री, उसके बाद सातवां नवमांश 23 डिग्री 20 मिनट, और आठवां नवमांश 26 डिग्री 40 मिनट, और नवा जो नवमांश है वो 30 डिग्री पे जाके खत्म हो रहा है, यानी 26-40 पे। अब सपोज कोई प्लेनेट है वहां पे, उस राशि के अंदर एक प्लेनेट बैठा हुआ है, उस प्लेनेट का जो लॉन्जिट्यूड है वो लिखा होता है, वो आपको मालूम है, जैसे इनके प्लैनेट्स के लॉन्जिट्यूड्स लिखे हुए हैं, साइडेरियल लॉन्जिट्यूड्स लिखे हुए हैं, तो आपको मालूम है कि अब सपोजिंग उनका कोई भी प्लैनेट अगर 16 डिग्री 40 मिनट के बाद और 20 डिग्री से पहले है, तो आप समझ जाएंगे कि 16 डिग्री 40 मिनट के बाद, मतलब 16 डिग्री 40 मिनट पे पांचवा नवमांश खत्म होता है और छठा नवमांश खत्म होता है 20 डिग्री, तो उसका मतलब कौन से नवमांश पे फॉल कर रहा है, वो छठे नवमांश पे फॉल कर रहा है, क्योंकि जो छठा नवमांश है वो 16:40 से शुरू होके 20 डिग्री पे जाके एंड कर रहा है। तो इस राशि के अंदर ये प्लैनेट, अभी तक क्या होता था कि आपने कभी कोई लॉन्जिट्यूड लिखे नहीं थे प्लैनेट्स के, आपने कुंडलियां देखी तो आपने, अगर आपने हाथ से कोई कुंडली बनाई तो आपने
सपोज गुरु जो है कर्क के हैं, तो आपने गुरु को कर्क में 4 नंबर पे पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर डिग्री नहीं लिखी। डिग्री अगर आप लिख देते तो आप फिर, और अगर आपने राशि को 9 भागों में बांटा होता और डिग्री लिखी होती तो आप उस वाले फलक पे उस गुरु को लिखते जिस नवमांश में फॉल कर रहा है। अब आपको ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, काफी क्लियर हुआ है। और कुछ कुंडली के अंदर तो जैसे हम कंप्यूटराइज कुंडली निकालते हैं तो उसके अंदर तो लिखा होता है जी उस प्लेनेट की डिग्री भी। बिल्कुल। लेकिन ये जो फर्स्ट नवमांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, ये मेरे ख्याल से जो इसका नवमांश कुंडली बनेगी उसमें आएगा ना सर? हाँ, अगले चार्ट में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक। वैसे रमेश साहब ऐसा है कि ये निकलेगा वैसे D1 से, यानी कहने का मतलब है कि ये जो नवमांश का जो स्पैन है ना वो 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो ऐड होता जा रहा है। 3 डिग्री 20 मिनट का एक है, दूसरा 6 डिग्री 40 मिनट पे खत्म हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, तो उसका तो दूसरा नवमांश 6 40 पे हो गया। फिर उसमें 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ दिया तो 10 डिग्री पे तीसरा नवमांश समाप्त हुआ। फिर उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट पे चौथा। तो इस तरीके से आपने 30 डिग्री की एक राशि को 9 भागों में बांटा हुआ है। अब जो आप प्लैनेट की जो डिग्री है ना, जो सॉफ्टवेयर्स में वो बीच में लिख देते हैं प्लैनेट को, ऊपर डिग्री डाल देते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि राइट तरीका क्या होना चाहिए। राइट तरीका होना चाहिए, अगर वो प्लैनेट अगर 3 डिग्री 20 मिनट तक में जाके उसकी डिग्री है प्लैनेट की, तो ना राशि की शुरुआत में लिख देना चाहिए उसको। और अगर प्लैनेट 29 डिग्री का है या 28 डिग्री का है, तो 90 नवमांश का है, तो उन्होंने बिल्कुल राशि के अंत में उसको पोस्ट लिखना चाहिए। लेकिन उसमें वो क्या होगा, उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी कुंडली की। आप समझ गए मेरी बात की? एक प्लैनेट को अगर वो डिग्री के हिसाब से नवमांश में बांटते हुए उसका नाप के हिसाब से अगर वो प्लैनेट को चार्ट में अगर भरने लगेंगे सॉफ्टवेयर, तो वो काफी मतलब एक हैफेजर्ड टाइप की वो कुंडली दिखाई पड़ेगी। कहीं तो प्लैनेट को बिगनिंग में लिखा है, कहीं बिल्कुल एंड पे लिखा है। लेकिन आप चूंकि ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और आपने नवमांश खुद कैलकुलेट करना है, तो आपको वो आपके लिए वो डिग्रियां बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो उस डिग्री के हिसाब से आप समझ जाएंगे ये इस वाले नवमांश में ये प्लैनेट फॉल कर रहा है। अब देखिए, जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन आप लोग चूंकि शुरुआत के हैं इसलिए मैंने इसको बनाने का तरीका यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सारे लिखने हैं असेंडेंट। आज आप ऐसा कीजिएगा घर जाके, मतलब आप घर में ही बैठे हुए हैं, मेरा मतलब है कि आज तो शायद आपको इतना समय ना मिले, कल या परसों में जब भी मौका मिले आपको, तो आपने बच्चे की हॉरोस्कोप ले लीजिएगा। क्योंकि आप अपने बच्चे की हॉरोस्कोप लेके ना उसके आप खुद नवमांश बनाइएगा। आप उसके इसी तरह से एक चार्ट बना लीजिएगा, उसमें आपने असेंडेंट लिखा या लग्न, उसकी डिग्री लिख ली 18-22, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये आप इस तरीके से लिख लीजिए। उसके आगे उनकी डिग्रीज जो दी हैं वो डिग्रीज लिख लीजिए। अब आपने क्या लिखना है कि फायरी, वाटरी, एरी एंड अर्दी, ये सीक्वेंस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि फायरी साइंस जितने भी हैं, ये आप देखिए इधर, फायरी साइंस में जो है देखिए वो सीक्वल आ जाता है, वो एक सीक्वेंस आ जा रहा है। फायरी साइंस में जो है काउंटिंग शुरू हो रही है एरीज से, वाटरी साइन में कैंसर से, एरी साइन में लिब्रा से, और अर्दी साइन में कैप्रिकॉर्न से। इसलिए मैंने उस ऑर्डर को इस तरीके से लिखा है कि ऊपर मैंने लिखा विच राशि, फायरी, वाटरी, एरी, अर्दी। अब आप असेंडेंट को देखिए, लेट अस गेट टू दी असेंडेंट। असेंडेंट आपका है तुला, तो तुला कौन सी हो गई? एरी साइन, तो उसके नीचे आप एरी लिख देंगे, ए। काउंटिंग बिगिंस, इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होती है एरी में? 7 नंबर से, यानी लिब्रा से। अब सन आप देखेंगे तो आप कुंडली पे वापस जाएं तो सन कहां पे है? सन इनका है 5 नंबर पे, यानी कि फायरी साइन पे, तो आप लिखेंगे कि फायरी लिख देंगे उसके आगे। विच राशि में आप सन के आगे आपने लिख दिया फायरी। काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम एरीज, आप फायरिंग में देखिए एरीज से काउंटिंग शुरू हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे इनका मून कहां पे है? इनका मून है 3 नंबर पे, 3, 7, 11, ये क्या है? एरी साइंस है, तो आपने यहां लिख देना है मून के आगे एरी साइन। काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम लिब्रा विच इज 7। इसके बाद आपने मंगल इनका कहां पे है? मंगल आप देखिए, इनका मंगल है 5 नंबर या लियो पे,
लियो क्या है? फायरी साइन है, और फायरी साइन में देखिए काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है? एरीज से। तो आपने वापस वहीं पे जाके आपने लिखना है कि मून के आगे, इसके मंगल के आगे आपने लिखना है फायरी, काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम एरीज ऑन 1। अब देखिए इतने से आपको बाकी सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अब लेट अस नाउ गेट टू कैलकुलेटिंग दिस। अब आपने ये देखना है इन डिग्रीज के अनुसार आपने लिखना है, आपने यहां से उतार लेना है जो आपने नौमांशाल लिखे थे। आपने देखा कि एसेंडेंट जो लिब्रा है वो कौन से नौमांश का है? छठे नौमांश। आपने सन लिखा, सन में आपने क्या लिखा है? 9 नौमांश का है, 9th आपने लिख लिया। उसके बाद आपने जो इनका नेक्स्ट है यानी कि मून है, मून आपने, मून इनका जो है वो कौन से नौमांश का है? मून इनका 5th नौमांश का है। मंगल इनका 1st नौमांश का है। मरकरी, जुपिटर, वीनस 8th नौमांश का है। तो आप देखिए वैसे ही आपने लिख लेना है कि मार्स इनका 1st नौमांश का है, मरकरी, जुपिटर, वीनस 8th नौमांश के हैं। सैटर्न फिर इनका आपने यहां से उतारा, सैटर्न का 1st नौमांश का है। राहु और केतु 5th नौमांश के हैं। इसको आप एज इट इज यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए कि मरकरी, जुपिटर, वीनस इनके 8th नौमांश के हैं, सैटर्न इनके 1st नौमांश के हैं, राहु और केतु जो है 5th नौमांश 5th नौमांश के हैं। अब देखिए अब हम कुंडली पे आते हैं। हाँ, आपने सुमित आपने हाथ उठाया है, बोलिए। सर मेरे को बाकी कैलकुलेशन तो पूरी क्लियर है, मेरे को ये चीज का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ये जो फिक्स्ड है, ये नियम जो है कि लग्न, नवमांश कुंडली के लग्न की कैलकुलेशन जो है वो काल पुरुष की इन पर्टिकुलर राशि से, डिपेंडिंग ऑन क्या कौन सी तत्व की राशि है वो उससे होगी। इसके पीछे का कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा। क्या ये सिर्फ एक नियम है या इसके पीछे कोई लॉजिक है जिसकी वजह से ये इसी पैटर्न में डिसाइड हुआ है? ये आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प दिस। एक बात आप एक बात बताइए सुमित, क्या लॉजिक है कि मंगल की कुछ प्लैनेट्स की स्पेशल दृष्टियां हैं, जैसे शनि है, शनि की 3rd and 10th दृष्टि है, मंगल की 4 and 8 है जी, और इसी तरीके से गुरु की, राहु की, केतु की 5 और 9 है स्पेशल दृष्टियां 7th के अलावा। अब इस बात का एंग्लो सेक्शन में लैंग्वेज की जब शुरुआत हुई, उसका क्या लॉजिक है कि A फॉर एप्पल है और Z उसका बिल्कुल लास्ट 26 अल्फाबेट है? क्या लॉजिक है? कुछ चीजें ऐसा है ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये दिस इज एक्चुअली नॉट बीइंग इवॉल्व्ड आउट ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट। क्लासिकल टेक्स्ट में तो क्लियर कट है कि अगर आपकी केंद्र की राशियां हैं, मतलब अगर 1, 4, 7 and 10 अगर केंद्र भाव की राशियां हैं, अगर यानी कि उसमें जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू होगी। और अगर पड़फर राशियां हैं तो पड़फर में जो है 9th से काउंटिंग शुरू होगी। और अपोक्लिम है यानी कि कैडेंट हैं, सक्सीडेंट्स हैं तो उनमें 9th से होगी, और कैडेंट्स हैं तो उनमें जो है वो 5th से काउंटिंग शुरू होगी। वो तो क्लासिकल टेक्स्ट ने। अब उसमें क्या लॉजिक है कि मतलब उसमें पड़फर में 2, 5, 8, 11 में 9th से क्यों हम काउंट करें? मतलब बेसिकली इसको एक नियम मान के हम लोग चले आगे, ये एक फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है, इसको लेके चलें। हाँ, ये एक नियम है, और इस नियम को कॉरेस्पॉन्ड किया गया है क्लासिकल टेक्स्ट के नियम से। यानी ज्योतिष में जो कंटेम्प्ररी राइटर्स हैं उन्होंने आपको एक शॉर्टकट बना के दे दिया। शॉर्टकट कि मतलब जैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि भाई महादशा अंतर्दशा को निकालने का, कि वो महादशा का जो ईयर है अंतर्दशा का ईयर कैलकुलेट करके, और आपने उसका जो है आपने इस तरीके से आप क्विकली आपने उसको कैलकुलेट कर दी। देखिए हमारा जो गोल पोस्ट है ना, वो हम टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलना चाहते हैं। अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम हॉरोस्कोप की रीडिंग की बात कर रहे हैं। हॉरोस्कोप में ना जो जितने हम जितने टूल्स को हम सिंप्लीफाई करके उनको अप्लाई कर सकें, एंड दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लासिकल टेक्स्ट, तो उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ये गॉट इट सर, थैंक यू। अब आप देखिए, अब आपने क्या करना है, अब इस चीज को आपने बड़े गौर से देखना है। आप सभी लोग इसको आपने काफी गौर से आप देखिएगा कि जो एसेंडेंट है, वो एसेंडेंट चूंकि एरी साइन है, जहां पे काउंटिंग लिब्रा से शुरू होती है और वो 6 नौमांश चला है, तो उसका मतलब यहां लिब्रा से आपने काउंटिंग शुरू करनी है और 6 चलाना है। यानी 1, 2, 3,
4, 5, 6। तो उनका नौमांशा क्या राइज करेगा? 12 नंबर का। यानी कहने का मतलब मीन का नौमांशा आ गया। आप इधर देखें, ये मीन आ गया, मीन का नौमांशा आ गया। तो आपने नौमांशा को पोस्ट कर लिया, मतलब नौमांशक में 12 नंबर आपने पोस्ट कर दिया क्योंकि मीन का है। तो आपको मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो प्रोग्रेसिव वे में राशियां लिखी जाती हैं। तो अगर 12 का ये है तो सेकेंड हाउस में एरीज आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरीके से आपने नौमांश को कवर कर लिया। सीमा जी जो हैं वो थोड़ा चिंतित लग रही हैं, तो सीमा जी आप बोलिए, क्या चीज नहीं समझ में आई? सर ये नवमांशा का एक और बार बता दीजिए, जो असेंडेंट डिसाइड किया है, हाँ। जस्ट अभी अभी आपने किया जो। सीमा जी एक बात, इस बात को गौर करिएगा कि जो नौमांशा है, हमने उनका जो असेंडेंट है वो 18 डिग्री 22 मिनट का है। और वो हमने देखा कि फायरी, वाटरी, एरी एंड अर्दी में से कौन सा है? तो 3, 7, 11 जो होते हैं वो एरी साइंस होते हैं। तो आप देखिए 7 नंबर का असेंडेंट है तो एरी साइन है। तो एरी साइन में काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? लिब्रा से, यानी कि 7 नंबर से। यानी काउंटिंग आपने यहीं से करनी है। और नौमांश कौन सा है? ये 18 डिग्री 22 मिनट छठा नौमांश है। हमने यहाँ निकाला है कि ये डिग्री 18 डिग्री 22 मिनट, तो ये छठा नौमांश है। मैं आपको नौमांशा टेबल में दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए 18 डिग्री 22 मिनट का मतलब है 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में। ये 16 डिग्री 40 मिनट पे 5वां नौमांश खत्म हो जाता है और छठा खत्म होता है 20 डिग्री पे। और ये 18 डिग्री 22 मिनट का है तो उसका मतलब इसके बीच में है, तो छठा नौमांश है ये। अब आपने इसको 6 नौमांश आपने चलाना है। तो आप कैसे चलाएंगे? आपने इसी से काउंटिंग शुरू करनी है, लिब्रा से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो छठा नौमांशा कहां पे जाके रेस्ट करेगा? 12 नंबर पे, यानी कि पाइसेस पे। तो पोस्टेड कहां होगा? पाइसेस पे। अब इसके बाद आप देखिए सन है। जैसे ही आप उसे पाइसेस पे का नौमांशा का चार्ट बनाएंगे तो आपको फिर मालूम है कि जो चार्ट्स बनते हैं वो अरिथमेटिकली प्रोग्रेस्ड वे में बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर 12 नंबर का चार्ट है तो सेकंड भाव में 1 नंबर आ जाएगा, थर्ड भाव में 2 नंबर आ जाएगा, फोर्थ भाव में 3 नंबर आ जाएगा। ये आप लोगों को मालूम है। तो आपने पूरा चार्ट बना दिया। अब चार्ट में यहाँ पे ऊपर आपने असेंडेंट लिख दिया, तो उसका मतलब नौमांश का जो असेंडेंट है वो 12 नंबर है। अब इसके बाद सन पे आते हैं। इनका सन जो है वो है 11th हाउस में। 11th हाउस में 29 डिग्री और 47 मिनट का है। तो ये कौन सा साइन है? फायरी है, 5 नंबर। 1, 5 और 9 फायरी होते हैं। फायरी में काउंटिंग एरीज से शुरू होगी। नौमांश कौन सा है? ये 9th नौमांश है। 9th नौमांश को आप इधर देखिएगा, ये देखिए नौमांशा जो 9th है वो कहां से कहां तक है? 26, 40 से 30 डिग्री का है। तो ये 9th नौमांशा का सूर्य है। तो अब आपने एरीज से सूर्य को आपने यहां से काउंट नहीं करना, एरीज से काउंट करना, क्योंकि फायरी साइन है। फायरी साइन में काउंटिंग एरीज से शुरू होगी। एरीज से कितना काउंट करना है आपने? 9 काउंट करना है। एरीज के सामने वाली जो राशि है वो कौन सी है? 7th है। आप काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 है, इसके आगे 8 है और फिर 9 है। तो उसका मतलब कहां पोस्ट होगा? सैजिटेरियस में। तो ये सन इनका सैजिटेरियस में पोस्ट हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे सैजिटेरियस में सन को पोस्ट कर दिया गया। ये देखिए सन को हमने सैजिटेरियस में पोस्ट कर दिया। अब देखिए, अब आइए आप मून पे। मून कहाँ पे है? मून इनका है, ये देखिए मून इनका जो है 3 नंबर पे बैठा है। 3 नंबर का मतलब क्या हुआ? 3, 7, 11 एरी राशियां हैं। तो यहां लिखा है मून के सामने एरी। एरी में काउंटिंग कहां से होती है? ये देखिए एरी में काउंटिंग 7 नंबर या लिब्रा से होती है। तो काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम लिब्रा। और नौमांश कौन सा है? 14 डिग्री 36 मिनट का। ये देखिए हमने पहले नौमांश कैलकुलेट किया था मून का। मून का नौमांश जो है वो 5वां है, 14 डिग्री 36 मिनट का। ठीक है, तो 5 नौमांश वो चलेगा मून, लेकिन काउंटिंग कहां से शुरू होगी? एरी साइन होने की वजह से लिब्रा से काउंटिंग शुरू होगी। अब मून को जो आप चलाएंगे वो लिब्रा से काउंट करेंगे। और कितना काउंट करेंगे? 5, क्योंकि उसका नौमांश कितना चल रहा है? 5।
5 नवमांश का मोमेंट है उसका। तो यहां से 5 कितना हुआ, 1 2 3 4 5, इसका मतलब वो कहां पोस्ट होगा, एक्वेरियस में। आप समझ गए, एक्वेरियस राशि में जाके वो पोस्ट होगा। अब आप देखिए मंगल पे आप आइए, मंगल जो है इनका है 3 डिग्री और 1 मिनट का, और मंगल इनका कहां पे है, लियो में। लियो कौन सी राशि है, फायरी साइन है। फायरी साइन में काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 1 नंबर से, एरीज से। तो आप देखिए मंगल के सामने लिखा है फायरी, एरीज और 1 नंबर यानी एरीज से काउंटिंग शुरू होगी। और ये नवमांशा कौन सा है, पहला जो नवमांशा है वो 3 डिग्री 20 मिनट पे जाके समाप्त होता है, तो ये पहला नवमांश है। तो एरीज से अगर आप पहला काउंट करेंगे तो काउंटिंग वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। 1 नंबर का मतलब है वो एरीज में ही पोस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए कि जो इनका मार्स है वो एरीज में जाके पोस्ट हो गया। अब मरकरी है इनका 25-44। मरकरी देखिए 25-44 का मतलब है कि मरकरी की प्लेसमेंट आप देखिए कहां पे है, 6 नंबर पे, इसका मतलब अर्धी साइन है। और आप इधर देखिए अर्धी साइंस में ई में क्या है, कहां से काउंटिंग शुरू हो रही है, मकर से यानी कैप्रिकॉन से। और जो मरकरी की जो डिग्री है 25 डिग्रीज एंड 44 मिनट्स। मरकरी जुपिटर वीनस तीनों जो है 8वें नवमांश के हैं, 8 नवमांश इन्होंने मूव करना है। अब लेकिन सबका डिफरेंट तरीका होगा। एक मिनट जरा आप लोग, जरा मैं बैटरी को चार्ज पे लगा दूं। तो हमें मालूम है कि मरकरी जुपिटर वीनस तीनों की तीनों 8वें नवमांश के हैं। तो आप ये देखिए मरकरी की प्लेसमेंट कहाँ पे है, मरकरी इनका 12th हाउस में है कुंडली के, यानी कि अर्धी राशि में है, और वीनस भी अर्धी राशि में है, लेकिन जुपिटर इनका फायरी राशि में है। तो अब इसको याद रखिएगा कि मरकरी वीनस तो इनका अर्धी में है, तो वो काउंटिंग शुरू होगी मकर से या 10 नंबर से। और चूंकि इनका जुपिटर इनका फायरी में है तो काउंटिंग होगी एरीज से शुरू। ठीक है, तो अब आप आइए मरकरी पे, 25 डिग्री 44 मिनट्स का है, अर्धी में है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉन और 10 नंबर, 8वां नवमांश है। अब हम इसे चलाएंगे, कैप्रिकॉन से हम काउंट करेंगे 8। तो कैप्रिकॉन राशि कहाँ है, ये है, इसके सामने वाली जो कैंसर है वो 7 हो गई। यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, और चलना है 8। आपने चलाना कितना है, 8 नवमांश चलाना है। तो कहां जाके वो फिट होगा, वो होगा लियो पे। तो इनका लियो पे आ गया। अब आप जुपिटर में आइए, जुपिटर इनका है जुपिटर है इनका फायरी साइन में, यानी कि काउंटिंग जो शुरू होगी वो एरीज से होगी। फायरी साइन है तो एरीज से काउंटिंग होगी। 8 नवमांश काउंट करने हैं एरीज से। अगर आप एरीज से 8 नवमांश काउंट करेंगे तो एक के सामने वाला 7 और एक 8, इसका मतलब कहाँ पोस्ट होगा जुपिटर, स्कॉर्पियो पे। तो आप देखिए जुपिटर को स्कॉर्पियो पे पोस्ट किया जाएगा। अब वीनस इनका है वो अर्धी साइन का है, मैंने अभी आपको बताया वीनस इनका कहाँ पे है, 12th हाउस में है, जो कि अर्धी साइन है, यानी 6 नंबर है, 2 6 10। उसमें काउंटिंग शुरू होती है कैप्रिकॉन से, कैप्रिकॉन से काउंटिंग शुरू होगी वीनस में, और 8 नवमांशा चलना है। तो आपको आप फिर आ जाइए 10 नंबर पे, और वहां से आपने 8 मूव करना है, उसके सामने वाली राशि 7 और इसके यहाँ पे 8, इसका मतलब कहाँ पोस्ट होगा, लियो पे। तो आपने उसको लियो पे पोस्ट कर दिया। नहीं, जुपिटर इनका फायरी साइन, माय अपॉलॉजीज, जुपिटर फायरी साइन का है इनका, और जुपिटर फायरी साइन का मतलब इसमें काउंटिंग शुरू होगी 1 नंबर से। फायरी साइंस में काउंटिंग हमेशा एरीज से शुरू होती है। तो एरीज से चूंकि काउंटिंग शुरू होगी और 8 चलना है नवमांश, तो सामने वाला 7 और एक 8, इसका मतलब स्कॉर्पियो पे जाके पोस्ट होगा जुपिटर।
और वीनस इनका जो है वो अर्धी साइन में है। वीनस में काउंटिंग कैप्रिकॉन से शुरू होगी और 8 नवमांश हमने चलाने हैं वीनस को। तो आप आ जाइए कैप्रिकॉन पे। कैप्रिकॉन से आपने 8 नवमांश अगर आप चलाते हैं तो कहाँ आएगा? लियो पे। तो उसका मतलब आप देखिए कि वीनस जो है इनका लियो पे जाकर पोस्ट हो जाएगा। अब सैटर्न है, सैटर्न कहाँ पे है? सैटर्न इनका नीच का है, यानी कि एरीज में है। एरीज में काउंटिंग एरीज से शुरू होती है। एरीज में जो काउंटिंग है वो एरीज से ही शुरू होती है और ये फायरी साइन है, एरीज से काउंटिंग शुरू होगी। और नवांशा कौन सा है? 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक का जो नवांशा है वो पहला नवांशा है। इसका मतलब एरीज से अगर आपने एक काउंट करना तो एरीज पे काउंट होगा, वो जाके एरीज पे ही पोस्ट हो जाएगा। याद रखिए, एरीज से अगर काउंट होगा और आपने एक काउंट करना तो एरीज पे जाके पोस्ट होगा। अब इसके बाद आपने लास्ट में राहु और केतु हमेशा बड़े इजी होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से ऑपोजिट खड़े होते हैं। तो राहु है 16 डिग्री 20 मिनट का है और राहु कहाँ पे इनका? इसमें आप यहां देखिएगा, राहु इनकी कुंडली में 12 नंबर पे है। 12 मतलब पाइसेस, ये वाटरी साइन है। वाटरी साइन में आप देखिए काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? वाटरी साइन में 4 नंबर यानी कैंसर से शुरू होती है। और 16 डिग्री 20 मिनट का जो राहु है वो 5वें नवमांश का है, केतु भी 5वें नवमांश का है। लेकिन केतु इनका अर्धी साइन में, अर्धी साइन में कैप्रिकॉन से शुरू होगी काउंटिंग। तो अब राहु और केतु को आप कैलकुलेट जो करेंगे तो ये वाटरी साइन में है। वाटरी साइन में काउंटिंग जो है कैंसर से शुरू होगी और 5 नवमांश उसने चलना है। तो आप कैंसर से आप 5 नवमांश आप जोड़ लीजिए, यानी यहां से काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5, यानी कि वो कहाँ पोस्ट होगा? स्कॉर्पियो पे। ये देखिए स्कॉर्पियो पे राहु पोस्ट हो जाएगा। अब केतु है, केतु अर्धी साइन में है, 5 नवमांश चलना है। अर्धी साइन में जो है वो काउंटिंग यहां से शुरू होगी कैप्रिकॉन से, यानी मकर राशि से। मकर से 5 आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी वो टॉरस में जाके पोस्ट होगा। तो आप देखिए टॉरस में। अब ये आपकी नवमांशा में आप इसको पोस्टिंग कर दीजिए राशि वाइज। तो आपने यहाँ से उठा के आपने असेंडेंट जो है पाइसेस में था तो पाइसेस का असेंडेंट बना दिया। और इसी तरीके से आप एक एक करके, जैसे सन है, सन इनका सैजिटेरियस में पोस्ट होगा, मून इनका एक्वेरियस में पोस्ट होगा, और इसी तरीके से इनका जो मार्स है वो एरीज में पोस्ट होगा, और जो मार्स के बाद इनका मरकरी है वो लियो में पोस्ट होगा। तो मरकरी को आपने लियो में पोस्ट कर दिया। इनका जो जुपिटर है वो स्कॉर्पियो में पोस्ट होगा, तो जुपिटर को आपने स्कॉर्पियो में पोस्ट कर दिया। वीनस इनका है वो लियो में पोस्ट होगा, तो वीनस को लियो में पोस्ट कर दिया। सैटर्न इनका जो है वो एरीज में पोस्ट होगा, तो सैटर्न को एरीज में पोस्ट कर दिया। राहु इनका स्कॉर्पियो में पोस्ट होगा, तो राहु को स्कॉर्पियो में पोस्ट कर दिया। और केतु जो है टॉरस में पोस्ट होगा, तो टॉरस में पोस्ट कर दिया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे फ्रॉम दी हॉरोस्कोप की हमने इनका नवमांश बनाया सही या नहीं बनाया। अब चूंकि दूसरा चार्ट हमें पाराशा से खोलना पड़ेगा इनकी हॉरोस्कोप का, ये चेक करने के लिए कि नवमांश हमने सही कैलकुलेट किया कि नहीं। तो इसे आप एक पेपर में नोट कर लीजिए, कुंडली और नवमांश को, ताकि हम उसे पाराशा में इनकी हॉरोस्कोप से हम कंफर्म कर पाए। तो आप पाइसेस लगन की कुंडली बना लीजिए। उसमें पाइसेस लगन में सेकेंड हाउस में सैटर्न एंड मार्स पोस्ट होंगे एरीज में, केतु इनके 3rd हाउस में टॉरस में होंगे, वीनस एंड मरकरी इनके 6th हाउस में लियो में होंगे, 9th हाउस में जुपिटर और राहु पोस्ट होंगे स्कॉर्पियो में, 10th हाउस में सन पोस्ट होंगे जो कि सैजिटेरियस में, और 12th हाउस में मून पोस्ट होंगे एक्वेरियस में। ये आप पोस्ट कर लीजिए। अब हम, अगर आप लोगों ने पोस्ट कर लिया हो तो मैं इसका स्टॉप शेयर करके मैं पाराशा से आपको दिखाता हूं। प्रभा जी उतार लिया आपने, नोट कर लिया? सुमित आपने यस सर, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब आप देखिए, अब हम जो शेयर करेंगे वो हम पाराशा में शेयर करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमने कुंडली को हमने ठीक से कैलकुलेट किया कि नहीं किया। ये देखिए, ये इनकी कुंडली है
और इस कुंडली के अंदर में नवमांशा है। आप ये देखिए नवमांश किसका है, पाइसेस का है। सेकेंड हाउस में इनका सैटर्न एंड मार्स है। सैटर्न इनका रेट्रोगेट है। रेट्रोगेशन को आप नहीं बदलते। देखिए इनका सैटर्न जो है रेट्रोगेट है, तो रेट्रोगेट वहां पे भी नवमांश में भी रेट्रोगेट ही लिखा जाता है। अगर कोई प्लैनेट वक्री होता है तो नवमांश में जब आप पोस्ट करते हैं तो वक्री लिखना पड़ता है। केतु इनका थर्ड हाउस का है, वीनस एंड मरकरी इनका सिक्स्थ हाउस का है, राहु एंड जुपिटर इनका नाइन्थ हाउस का है, सन इनका 10th हाउस का है और मून इनका 12th हाउस का है। अब आपको इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको कुछ नियम बताने के बाद इंटरप्रिटेशन वगैरह सिखाया जाएगा, क्योंकि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद हम कुंडली में उसके नियमों को लगाएंगे। इस कुंडली का आप टाइम वाइम नोट कर लीजिए। नाम तो चेंज कर दिया गया है, वो एक हमारे क्लाइंट, जैसे आप अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज कहते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजर क्लाइंट प्रिविलेज होता है। उसके तहत नाम तो बदल दिया है। तो इसमें नाम कृष्ण भगवान का, क्योंकि आज पहली क्लास हमारी शुरू हो रही है, तो कृष्ण भगवान का ही नाम रख दिया है। उनको घनश्याम कहते हैं। तो 16 सितंबर 1968 10 o'clock in the morning एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज रामपुर। ठीक है सर मेरे D9 में जो सॉफ्टवेयर में चेंज आ रहा है कुछ प्लेसमेंट का प्लैनेट्स का, बाकी तो असेंडेंट तो यही है। अब आप और दूसरे लोगों को ये परेशानी नहीं आने वाली। जैसे सुमित ने मैं बताया था, चित्रपक्षी अनांशा को आप इसमें नोट करिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये चित्रपक्षी अनांशा यहाँ पे लिखा हुआ आता है। आप इसे चित्रपक्षी अनांशा से बनाइए और ये बिल्कुल वही आएगा। ठीक है सर। चित्रपक्षी, इसमें लारी लिखा हुआ है। चित्रपक्षी अनांशा क्या है? लारी का है, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब इनको मान्यता प्राप्त हैं और कलकत्ता में इनकी ऑब्जर्वेटरी है। और यह अनांशा लारी साहब का है, जो कि 23 डिग्री 25 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स माइनस ये अनांशा है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब आपको ना ये इस पे सॉफ्टवेयर के एनोमलीज पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद इसको कैलकुलेट करेंगे। ये एक प्रामाणिक विधि है, प्रामाणिक तरीका है, यानी कि ये एक एस्टैब्लिश्ड वे है। और मल्टीपल हॉरोस्कोप्स में लगाने के बाद भी आप देखेंगे रिजल्ट्स आपके वही आएंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जी मैं अब चूंकि 9 बज गए हैं, हमारे क्लास का समय तो समाप्त हो गया है, और अब मैं चाहता हूं कि इसको स्टॉप शेयर करके मैं चाहता हूं कि आप में से कोई अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है इस कुंडली के कैलकुलेशन नवमांशा से, तो वो पूछ लीजिए। ऋतु जी, आपको समझ में आया कुछ? सर पर सिर्फ वो डिग्रीज जो थी ना, जो आपने मतलब कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझ आ गया जी। लेकिन जो डिग्रीज उसके साथ लिखी हुई थी वो मतलब उसमें सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी अपने आप ना। हाँ, वो डिग्रीज आप ये देखिए, मैं आपको, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है फॉर ए बिगिनर ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि आप इससे वाकिफ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए डिग्रीज लिखी भी आ जाती है। आप देखिए यहाँ पे कोई भी हॉरोस्कोप होती है, हॉरोस्कोप की डिग्रीज बकायदा यहाँ पे आ जाती है लिखी हुई। ओके सर, बस वही डिग्रीज करने से वो डिग्रीज आपको यहीं से उठानी होती हैं, यहाँ पे डिग्रीज आती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर तो डिग्रीज प्लैनेट्स के ऊपर लिख देते हैं, जैसे फ्यूचर पॉइंट के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें डिग्रीज जो है वो प्लैनेट्स के ठीक ऊपर लिखी हुई आती है। और जो मेरे ख्याल से इसका भी क्या है, नहीं इसमें नहीं आती है, इसके अंदर नहीं आती है। इसमें यहाँ आप साइड में आप देखेंगे ना, प्लैनेट के सामने डिग्रीज आ जाएंगी और किस नक्षत्र पे प्लैनेट है वो भी लिखा हुआ आ जाता है। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन आती है पाराशा लाइट में। लेकिन वैसे जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं
सभी में प्लैनेट्स की डिग्रीज दी होती हैं, या तो वो बॉटम लेफ्ट पे वो देते हैं या फिर वो प्लैनेट के ठीक ऊपर लिख देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए, और कौन बोल रहे हैं? राहुल बोल रहा हूँ सर। राहुल साहब आप कहाँ पे हैं? 1 मिनट में मैं आपको स्पीकर मोड पे डालता हूँ ताकि आपको मैं देख पाऊँ। हाँ जी बोलिए, राहुल साहब बोलिए। सर ये प्रोसेस तो समझ में आ गया, बट अगर थोड़ा सा इसको अगर एस्ट्रोनॉमिकली समझना चाहें तो एग्जैक्टली जो आपने काउंटिंग स्टार्ट करी, तो जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बर्थ के टाइम पे अपनी अपनी डिग्रीज में फिक्स हो गए एसेंडेंट के हिसाब से, वो समझ में आ गया। उसके बाद आपने एक प्रोसेस बनाया कि आपको जो है डिपेंडिंग ऑन द राशि आपने उसको उतनी काउंटिंग पे लेके डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट, वो बात भी क्लियर हो गई। और उसके बाद आपने ऑब्वियसली D1 के साथ कंपेयर करके आपने उसके D9 के अंदर पोजीशनिंग कर दी। तो एस्ट्रोनॉमिकली एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मतलब ये नक्षत्र के हिसाब से प्लेसमेंट हो रही है कि जैसे उन राशियों के जो नक्षत्र हैं उसके हिसाब से ग्रह प्लेस हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? मतलब D1 to D9 में इस प्रोसेस की थोड़ी बहुत मतलब हाई लेवल थ्योरी क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा बेसिकली? देखिए हाई लेवल जो थ्योरी है वो तो यही है कि ये कॉरस्पॉन्ड जो नक्षत्र के जो चरण है ना, ये अपने आप में बहुत ही बृहद सब्जेक्ट है। जैसे नक्षत्र के चरण, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में कृष्णमूर्ति पद्धति के जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो लिखते हैं कि उनके मघा के दूसरे चरण के प्लैनेट्स जो हैं वो होने की वजह से अमिताभ बच्चन के, और उन्होंने ये कहा है कि मघा का जो तीसरा चरण है वो बिरीवमेंट का है और मघा का जो पहला चरण है वो स्ट्रगल का है। लेकिन मघा नक्षत्र, जो कि आपको मालूम है कि जो नक्षत्रों की जो बेल्ट होती है वो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, मुख्य अश्लेषा पे जाके आपकी कर्क राशि खत्म हो जाती है। फिर आपकी जो लियो से मघा शुरू होता है, लियो राशि से मघा, पूर्वा फाग्नि, उत्तरा फाग्नि, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। लेकिन हर नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट का है उसके 4 फल के हैं, यानी 4 चरण हैं। यानी आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा नक्षत्रों के ऊपर काम किया है कृष्णमूर्ति साहब ने। तो कृष्णमूर्ति साहब ने नक्षत्रों के हर चरण का एक हवाला दिया है, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया है। अब आपको यही चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी जब हम अमिताभ बच्चन साहब की जब हम नवमांशा हम बनाते हैं। अमिताभ बच्चन के 4 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट कुंभ लगन के हैं, वो चौथे भाव में उनका लग्नेश है, यानी कि शनि बैठे हुए हैं। और जो कुंभ लगन में जो सामने राशि आती है वो लियो आती है, यानी कि 180 डिग्रीज पे, यानी सप्तम भाव पे लियो आती है, और अष्टम भाव पे वर्गो आती है। वर्गो राशि में उनके 4 प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, शुक्र नीच के हैं, बुध हैं और मंगल है। अब वो 4 प्लैनेट्स हैं। अब ये बात जो एक बहुत बड़े समस्या को जन्म देती है कि एक आदमी जो कि एक रेगुलर फैमिली में पैदा हुआ, ही वाज सन ऑफ ए टीचर, was a professor of English in Allahabad University, and a very prolific poet and a writer and of eminence also, but not to the extent that his son has actually risen himself. उनके बेटे जो हैं वो तो एक बिल्कुल रेगुलर आप लाइफ से निकले हैं। मतलब एक वो यूं समझिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्राध्यापक के बच्चे होकर, और वो 2000 करोड़ पे, जैसे ही शनि की महादशा शुरू हुई तो वो अमिताभ बच्चन जो है वो जंजीर आ गई, और जंजीर के बाद में वो बिल्कुल आइकॉनिक लीडर हो गए। तब ये क्वेश्चन आया, ये नक्षत्रों से कृष्णमूर्ति पद्धति के स्टूडेंट समझा देते हैं और हम नवमांशा से समझा देते हैं। अभी आप देखेंगे कि जब हम नवमांशा बनाएंगे तो आप देखेंगे इनका गुरु और इनका शुक्र, ये 2 प्लैनेट, ये दोनों के दोनों पुष्कर नवमांशा के। और हमारे पुष्कर नवमांशा में ये कहा जाता है द पर्सन वुड लिव लाइक ए किंग। अब आप समझ गए, तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये नक्षत्रों के साथ में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये बात, ये कोई बहुत बड़ा कोई अरिथमेटिक का विद्वान व्यक्ति होगा, या मैं तो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हूँ, मैंने तो उसके बाद आई डिड माय एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, जब मैं एमबीए करने चला गया तो मैं कोई मैथमेटिकल मतलब मेरा कोई ऐसा बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स को जानता हूं। लेकिन आपका कहना ठीक है राहुल साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं।
कि इस पे अगर दिमाग लगाया जाए तो ये निकल के आएगा कि जो चीज नक्षत्र बोल रही है वही चीज हमारा नवांश बोल रहा है। और मैंने आपको उसको बताया भी कि 27 नक्षत्रों को 4 चरण के हिसाब से 108 नक्षत्र के चरण आ रहे हैं, और वही 9 नवमांश के हिसाब से 12 राशियों से 108 चरण, 108 नवमांश आ रहे हैं। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्ड तो कर ही रहे हैं। यानी कहने का मतलब है दोनों का जो स्पैन है वो स्पैन तो 3 डिग्री 20 मिनट का ही है। तो ये तो कॉमन सेंस कहता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों मिलते हैं। तो उसे उसमें मैं आपको बताऊं, देखिए कि इसमें ना जो लोग D1 देखते थे अमिताभ बच्चन की कुंडली को देखकर या ओशो की कुंडली को देख के, ओशो रजनीश अपने आप में वो न्यू ऑर्लियंस में, मैं नाम भूल गया, न्यू ऑर्लियंस में सुमित आपको याद होगा वो कहाँ उन्होंने अपना वो कॉन्डो बनाया था जहाँ वो I don't remember. मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में, but I don't remember. नहीं, what I'm saying is the name of the place where he actually had, lastly when he moved from Pune to New Orleans में जो इनका वो था आश्रम था, मैं बिल्कुल भूल गया, खैर कोई, इट्स नॉट सो रेलेवेंट क्या है कि ओशो की कुंडली में 5 ग्रह अष्टम भाव में थे। ओशो सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में प्रोफेसर थे और फिलॉसफी के दर्शन के प्रोफेसर थे। ओशो ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनकी किताबें जो है पूरे अर्थ को सर्कल कर सकती हैं, उनके डिस्कोर्सेज हैं, मतलब जो भी उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं वो दे हैव ऑल बीन कंपाइल्ड इनटू अ बुक फॉर्म। वो मतलब इतने बुक्स, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई रिलीजन ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं। तो अब ये क्वेश्चन जब ये अराइज हुआ कि यार अष्टम भाव को तो कुंडली का गड्ढा कहते हैं, मतलब दैट इज द पिट ऑफ द हॉरोस्कोप, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। और लोएस्ट एब में 5 प्लैनेट ओशो के बैठे और लोएस्ट एब में 4 प्लैनेट अमिताभ बच्चन के बैठे, और ये आइकॉनिक लीडर्स हो गए, इन्होंने तो वर्ल्ड फेम कमाया। इसी तरीके से फिर वो गए, उन्होंने कहा कि जो भक्ति योग की जो स्थापना हुई है वो उसमें फिर प्रभुपाद साहब की हॉरोस्कोप देखी गई, और भक्ति योग का जो चैतन्य महाप्रभु उनका 8th हाउस बहुत क्लस्टर्ड। तो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ नोटेबल हॉरोस्कोप में, जो डॉक्टर बीवी नमन ने हॉरोस्कोप्स लिखी हैं 365 हॉरोस्कोप, तो मतलब नोटेबल हॉरोस्कोप के नाम से उनकी एक किताब पब्लिश हुई जिसमें कि बड़े वेरिड हॉरोस्कोप्स हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु की हॉरोस्कोप। तो अब ये क्वेश्चन जब ये अराइज हुआ तो डॉक्टर के.एन. राव, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से रिटायर हुए अकाउंटेंट जनरल के रूप में, और उन्होंने भारतीय विद्यापीठ में ज्योतिष के कोर्सेज की शुरुआत की, तो उनके फिर आर्टिकल्स आने शुरू हुए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द 8th हाउस। लेकिन वो घूम फिर के वो जैमिनी से उन्होंने उनको जस्टिफाई किया। जैमिनी ज्योतिष चूंकि इजियर ज्योतिष है, अभी आपको कभी अगर सुनील जी ने अगर इस तरह का कोई मसविदा रखा, मतलब कि इस तरह का कोई सजेशन रखा कि आप जैमिनी का भी कोर्स चलाइए, क्योंकि मैं तो अपने इंस्टीट्यूट में तो जैमिनी भी पढ़ाता था, तो जैमिनी से उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया क्योंकि जैमिनी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। उसके अंदर जो है 4 कारक से हैं और स्थिर कारकों के बदले 4 कारक हैं, और वो हर चीज में बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रेट एक आंसर उठा के देता है। जैसे मेरा ताजिक का सब्जेक्ट था, अभी मैंने एंड किया, वो बड़ा इजी था। आपने हाथ खड़ा किया है, दवे साहब बताइए आपका पूरा शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा नाम भूपेश दवे है। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहता था सर कि ये जो आपने कैलकुलेशंस बताए ये तो एक विद्यार्थी के नाते हम लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में नवमांशा कुंडली जो है वो रेडीमेड मिल जाती है, तो फिर भी हमें अपने आप बनानी है या उसी सॉफ्टवेयर को देखकर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए? देखिए किसी बात को ना जानने की जरूरत क्यों होती है, इसको कैलकुलेशन को जानने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स में मैंने आपको बताया ना कि जैसे जरा सा भी अनांशा अगर बदल जाएगा तो साइडियल लॉन्जिट्यूड्स बदल जाएंगे। अगर साइडियल लॉन्जिट्यूड्स बदल गए तो 5वें के बदले 6ठे नवमांश पे पड़ जाएगा। पता चला वो 20 डिग्री का नहीं होगा, 20 डिग्री 5 सेकंड का हो जाएगा, तो 6ठे नवमांश से 7वें में आ जाएगा। 5 सेकंड आगे बढ़ने से भी वो फिर प्लीज
अपना है, आप सबसे मेरा humble रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस समय बात करेंगे उस समय आप लोग unmute करके बात करें। ये आवाज कहाँ से आ रही है ज्यादा, किनके घर से आ रही है? नहीं सर, नहीं सर, मेरा आवाज प्रश्न ये था सर कि अगर मान लीजिए आप एज ए क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो मैं आपकी कुंडली में मुझे नवमांश की कुंडली भी मिल गई, तो मैं उसी को देखकर इंटरप्रेट करूं या हर कुंडली को मैं रीचेक करूं? नहीं, आपको हर कुंडली को, हाँ, आपके घर से आ रही थी आवाज दबे साहब। तो मैं आपको, आपका क्वेश्चन काफी पर्टिनेंट है। देखिए ऐसा है कि पढ़ने को तो आपने जो नवमांश कुंडली है उस नवमांश कुंडली को अगर आपको रेडीमेड मिल रही है तो आपने उसको नवमांश कुंडली को देखना है। लेकिन अगर कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई डाउट निकल के आता है, यानी कि अगर वो कहे कि एक सॉफ्टवेयर में क्लाइंट यहाँ से, देखिए आजकल क्लाइंट बड़े इन्फॉर्म्ड आते हैं, बहुत इन्फॉर्म्ड क्लाइंट्स आते हैं। अब हमारे यहाँ पे प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स राणा जी हैं या दूसरे लोग हैं, इन्हीं के आप एक्सपीरियंसेस आप पूछ सकते हैं, जो कि आज इनको प्रैक्टिस करते हुए करीब करीब 20 इयर्स के करीब हो गया है। तो आजकल जो क्लाइंट्स हैं ना, जी सर, वो नाइव नहीं है, क्लाइंट्स आर वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे हैव बीन गोइंग टू डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स। अब वो कहे साहब मैंने एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उन्होंने मेरी ये कुंडली बनाई, ये नवमांश बनाया, और मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरा ये नवमांश बना रहे हैं। मेरा तो साहब जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में है, आपने उसको जो है 12th हाउस में डाल दिया। तो आपके लिए अगर आप इसका कैलकुलेशन जानते हैं तो आपके लिए 1 मिनट लगेगा। आपने उसको देखा और आपने देखा क्या लॉन्जिट्यूड है और किस राशि में, आपको मालूम है कि वो 1 4 7 10 से काउंटिंग शुरू होगी, आपने काउंट किया और आपने कहा साहब इतना नवमांश चलना है और यहाँ पे पोस्ट होगा, तो आप उस आदमी को ना प्रूव कर देंगे। देखिए एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में आप उभर के तभी आ सकते हैं जब आप वेल इन्फॉर्म्ड हो। अब जैसे एक स्टूडेंट ने अभी LMT की बात की, लोकल मीन टाइम की, अगर शिक्षक को ना मालूम हो कि लोकल मीन टाइम कहाँ यूज होता है तो फिर वो शिक्षक के लिए ना थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाता है। वो बात दूसरी है कि उस टॉपिक को टच ना करने का एक दूसरा रीजन है, क्योंकि वो अपने आप में एस्ट्रोनॉमिकल टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी रेलेवेंट टू द एस्ट्रोलॉजी व्हिच इज वेरी वेरी लेंथी टॉपिक। उसको अगर टच करने का मतलब है कि आप बहते हुए आप अपनी क्लास को हाईजैक करते हुए दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, जो कि रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, तो वो बात दूसरी है। लेकिन हाँ, उनसे वो चूंकि मेरे ताज़े के भी स्टूडेंट रह चुके हैं और बहुत ही फ्रंट रनर रहे हैं, मैं तो उनको डायरेक्ट फोन करके मैं उनको समझा सकता हूँ या मैं उनको पर्सनल मैसेज पे समझा सकता हूँ। आप समझ गए मेरी बात? तो बहरहाल आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोसेस को जाने, आपके लिए बहुत जी सर, कैलकुलेशंस को आप जाने। अगर आप जी सर, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। जी सर, जी शुक्रिया सर। और आप में से किसी ने कुछ पूछना हो, क्योंकि समय अब ज्यादा होने लगा है। सर मुझे एक्चुअली ना एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए सर। मेरा ना ये रामपुर ना सॉफ्टवेयर में करीब 30-35 आ रहे हैं, अब कौन सा रामपुर है तो लैटिट्यूड से होंगे? उत्तर प्रदेश सर उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर में करीब 14-15 रामपुर आ रहे हैं और उसके अंदर लैटिट्यूड सब कौन सा लिया है, क्योंकि मेरा नवांश ना फर्क आ रहा है आपसे। अच्छा, रामपुर जो है, इतने ज्यादा रामपुर आपकी कुंडली में आ रहे हैं? मेरा भी फर्क आ रहा है सर, फर्क आ रहा है क्योंकि ना इसमें ना सर नीच दर नीच तो सर शनि बन रहा है और उसी टाइम पे इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई होगी, शायद रेट्रोग्रेड है वो। अच्छा ये बताइए, 73 ईस्ट एंड 40 ये तो लॉन्जिट्यूड है, लैटिट्यूड है 23, नॉर्थ 53। सर इसमें मैंने मैनुअली डाल के देखा है, उसमें 28 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। आपने वो असल में रामपुर अब उत्तराखंड में आ गया है, तो आप मत डालिए। नहीं, अच्छा नहीं उसी में रामपुर उत्तर प्रदेश में ही है। ये रामपुर यूपी में ही है सर, अभी भी आजम खान का वो है गढ़ है। क्योंकि सर उसमें ना